So the agenda for today's class is the indecent representation of women. Why not men? कभी क्वेश्चन पूछा ये? हाँ? Why not men? Because men are by their very nature not decent. Right? They are not at all decent. Whenever I take classes under IPC and BNS, and this offense comes, outraging the modesty of women. So I often put this question to the class that why not outraging the modesty of men? वहाँ पर भी यही लगता है, men are not modest at all, right? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ छोटा सा एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ. मेट्रो में अगर चलते हुए किसी लड़के को कोई लड़की अगर लुक दे देती है तो ही विल नॉट बी स्केयर्ड, रादर ही विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट द मोमेंट यू switch the rules, the situation becomes 90% of the times, right, it becomes different. It is uneasy, right? So by their very nature men are not decent, men are not modest, right? ठीक है, लड़के लोग मेरे दुश्मन मत बनना भाई. 90% मैंने कहा है, आप 10% में अपने आप को रखिए, चाहे है या चाहे नहीं है, 10% में रखिए अपने आप को, राइट? सो इनिशियली वी हैड आईपीसी. थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, देन विल कम टू द प्रोविजंस. मैं आप लोगों के साथ ये करूँगा, एक एक प्रोविजन, एक एक वर्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, बिकॉज कंपेरेटिवली इट इज़ अ स्मॉलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, contains around 10-11 sections, right? And afterwards उनका जब हम थ्रेड बेयर एनालिसिस कर लेंगे, afterwards I'll be discussing 3 important judgments with you, right? This much will be sufficient to tackle any exam, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, ठीक है? अंडरस्टूड? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. आईपीसी में ऑलरेडी देयर वाज अ सेक्शन इन 292, प्रोविजन अंडर सेक्शन 292 डीलिंग विद दिस decency, right? Obscenity. So why did we need a separate legislation for indecent representation of women act? लगभग 120 साल बाद. IPC is 1860, right? और ये एक्ट कब का है? 1986. More than 120 years. 125 ही लगा लो मोटा मोटा, right? 125 ईयर्स के बाद हमको फिर भी एक स्पेशल लेजिस्लेशन चाहिए होगा. तो क्यों चाहिए भाई, ऐसा क्या हो गया? वी हैड आईपीसी विद अस, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर स्पेशल लेजिस्लेशन? द इशू वाज देयर वाज नो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. देयर वाज नो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इसका पर्पस पूरा का पूरा ये है कि इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट कर पाए. कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो प्रोविजंस कितनी फ्लेक्सिबल हैं. कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोविजंस के अंदर, या उनका स्कोप कितना ज़्यादा है, राइट? इस पे डिपेंड करेगा. तो हमने क्या किया, इस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए नया एक्ट ले आए, जिसमें हमने इंश्योर किया है कि स्कोप भी ज़्यादा हो प्रोविजंस का, और गवर्नमेंट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हम प्रदान करें, उनको मिल जाए, राइट? टू मेक इट ओवरऑल वेरी इफेक्टिव. Okay, this was the background. Sir, in which state does this act come in exam? Many states, and it will come. जिस स्टेट्स में अभी पूछ नहीं रहे हैं, उनमें भी अब इनको पूछना चालू करेंगे. रीजन पता है आपको? पता है रीजन? नहीं, इंक्रीजिंग केसेस तो है ही है. द रीजन इज जुडिशियल सेंसिटिविटी. ठीक है, इन सब एक्ट्स को अब हर सिलेबस में आप पाएंगे धीरे धीरे करके, चाहे वो जीके में उससे पूछ लें,
उस एरिया से पूछ लें, चाहे प्रीलिम्स में पूछ लें या मेंस में पूछ लें, राइट। इशू है जुडिशियल सेंसिटिविटी। मध्य प्रदेश बहुत फेमस है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ऑल्दो आई लव दिस स्टेट, राइट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट is infamously famous for its verdicts around women। तो ऐसा ही एक जजमेंट आया जहां उन्होंने ये कहा कि रेप जो विक्टिम हैं उनको जो अक्यूज्ड हैं वो ऑफर कर रहे हैं टू गेट मैरिड एंड सेटल, राइट। तो एमपी हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई ठीक है, आप केस वापस कर लीजिए और ठीक है, ये शादी आपको करने के लिए तैयार हैं आपसे, तो क्या किसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, यू विल हैव अ सेटल लाइफ। द मैटर वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमांडेड द हाई कोर्ट कि व्हाट इज दिस, ऐसे तो आप हर किसी को लीवे दे रहे हैं, देयर इज अ वे आउट फॉर एवरी अक्यूज्ड, राइट। और इट इज़ वेरी डिमीनिंग फॉर द वुमेन। विक्टिम है ऑलरेडी, वो काफ़ी ज़्यादा अनश्योर है अपने राइट्स को लेकर के, एंड जो आपके पास आ रहा है उसको भी आप राइट्स ढंग से इम्प्लीमेंट करके नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जुडिशियल अकेडमीज़ का जो करिकुलम है ना वो चेंज होना चाहिए। तो हम जुडिशरी को थोड़ा जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में अवेयर कराएं, स्पेशली लोअर जुडिशरी। तो एक तो उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। नेशनल जुडिशियल अकेडमी में जिसकी भी ट्रेनिंग होती है सबको ये अब पढ़ना है अच्छे से। फिर नेशनल जुडिशियल अकेडमी ने इंश्योर किया है बाकी स्टेट्स की जो जुडिशियल अकेडमी है उसके सिलेबस में भी ये इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, बट दिस वाज नॉट इनफ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जुडिशियल एग्जाम्स में भी आप इसको पूछना शुरू करिए, सो दैट राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट द कैंडिडेट्स दे एक्वेंट देमसेल्व्स विद दीज लॉज, ताकि आगे से वो ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए उनके सामने होगा, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में अभी लागू है, कुछ स्टेट्स में होने वाला है, ठीक है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दीज लॉज नाउ, ठीक है। अभी यूपी में उन्होंने शायद जीके वाले पार्ट में इसको इंक्लूड कर लिया है, राइट। कुछ सदर्न स्टेट्स हैं वो मेंस में पूछते हैं। एमपी हैज़ चेंज इट्स सिलेबस, एमपी में पूरा सिलेबस मेंस का चेंज हो गया, उसमें जेंडर स्पेसिफिक लॉज आ गए हैं, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं उस पर। एक पर्पस हमें समझ में आया, एक्ट का, दैट इट वाज मेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। Then it has a direct connection with Article 21 of our Constitution. It interacts with it. Historically, as rightly you have pointed out yourself, कि historically ऐसा हुआ है, हमने women को एक ही तरह के रोल में imagine किया है और एक ही तरीके से उनको represent किया है, right? और जैसे ही वहाँ से वो थोड़ा सा भी हटती हैं तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी तकलीफ होने लगती है, राइट। एक ही ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, राइट। एंड द मोमेंट यू ऑब्जेक्टिफाई समबडी, राइट, आप उसके राइट टू लाइफ को हैम्पर करते हो, बिकॉज राइट टू लाइफ आप लोग फेमिलियर होंगे, इतना लॉ मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा ढंग से तो सुना ज़रूर होगा ये लाइन, कि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी, उसको इंटरप्रेट हमने बहुत एक्सपेंसिवली किया है। देयर हैज़ बीन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो राइट टू लाइफ डज नॉट मीन दैट यू आर सर्वाइविंग, राइट, यू आर मेयरली एग्जिस्टिंग। देयर हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल लाइफ, राइट। और एक एट्रीब्यूट मीनिंगफुल लाइफ का क्या है कि आपकी डिग्निटी, यस एब्सोल्युटली, आपको वो स्पेस मिलना चाहिए वेयर यू लीड योर लाइफ कंफर्टेबली, राइट। वो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, राइट। आप इंश्योर तरीके से ना जिए, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर जेंडर, राइट। तो अगर हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होने देंगे सोसाइटी में वुमेन का, तो हम उनका आर्टिकल 21 क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, राइट। सो इन अ वे this act, indecent representation of women's act, it is a manifestation of article 21, ठीक है। आर्टिकल 21 के ऑब्जेक्टिव से ये अलाइंड है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है उसका। इट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद वन मोर फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल
19(1)(a) of the Constitution. Particularly the aspect of reasonable restriction. ठीक है, reasonable restriction. 19(1)(a) gives us freedom of speech and expression. ठीक है, freedom of speech and expression सबके पास है. तो आप एक बात ये सोच के देखो, जो इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी तरीके से, राइट, विमेन को, वो क्लेम कर सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि कह दे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, राइट, एंड ये भी कह दे दैट आई हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थॉट्स थ्रू दिस. व्हाट इज द हार्म इन दैट, राइट? But in any given civilized society, what is necessary, that you must understand rights are not absolute. Absolute rights नहीं होते हैं. They are curtailed in the interest of the public, in the interest of the society, right? तभी आप 19(1)(a) को किसके साथ पढ़ते हो? It has to be read with 19 clause 2. 19 clause 2 talks about reasonable restrictions, right? You can put restrictions on the freedom of speech and expression on certain grounds expressly laid down in 19 clause 2. ठीक है, उसी में से grounds हैं decency और morality. Decency और morality, they are two separate grounds provided under Article 19 clause 2, right? Which means on these two grounds you can curtail the freedom of speech and expression. So Indecent Representation Act ना ये फ्रीडम भी कर्टेल करता है. डिग्निटी तो इंश्योर कर ही रहा है वुमेन की, राइट, साथ ही साथ दूसरे आदमियों की फ्रीडम टू एक्सप्रेस फ्रीली कर्टेल करता है, राइट. एंड सिंस डिसेंसी एंड मोरालिटी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ऐसा एक्ट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल होगा. कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिट कर रहा है उसको. ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑनलाइन पीपल? ओके, परफेक्ट. ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड वी हैव टू प्रोसीड. एक एक करके मैं प्रोविजन साथ साथ बताता जाऊंगा आपको. यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम. साथ साथ आप नोट करते जाइए, देन ओनली इट विल बी एन इफेक्टिव क्लास, राइट. Let me know if this is visible to everybody. ठीक है, ठीक है, छोटा सा बस एक्ट है 10 सेक्शंस का. आइए शुरू करते हैं इसको. डेफिनेशन से शुरू करते हैं. ये वाली जो डिटेल्स होती हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पता लगता है एक्ट का. ठीक है, पर्पस पता लगता है. यहाँ से आपसे प्रीलिम से क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. शॉर्ट टाइटल से डेट आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस. Definitions. Section 2. First definition. In this act, unless the context otherwise requires. Unless the context otherwise requires. इसका मतलब क्या है? अगर context रिक्वायर करेगा कि इन डेफिनेशंस में आप कुछ और भी ऐड कर दो, राइट, दैट इज अलाउड, विच मीन्स द डेफिनेशंस हैव एन एक्सपेंसिव स्कोप. राइट, इट गिव्स अ विंडो टू इंटरप्रेट द लॉज एक्सपेंसिवली.
एक्सपेंसिवली कोशिश करके देखते हैं भाई, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में ही जो आपको हेल्प करते हैं। क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, अदर डॉक्यूमेंट। यहां से भी आपको क्या विंडो मिल गई है और क्या नेचर है इस एक्ट का, दैट इट विल बी रिलेवेंट फॉर टाइम्स टू कम। राइट, 1986 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था जितना आज हो गया है। राइट, अदर डॉक्यूमेंट में ईमेल, पीडीएफ्स, राइट, जो ब्रोशर्स आप लोग बना के सर्कुलेट कर देते हो अपने कॉलेजेस के लिए, राइट, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप प्रिंट करके छाप करके किसी भी वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट विल कम अंडर इट। कोई मान लो कोई कंपनी है जो अपने नए प्रोडक्ट के लिए ईमेल सेंड करती है ना, राइट, सबके पास डेटा होता है आपका, प्रिवेसी इज अ मिथ। हम लोग उस पर 1000 पन्नों की भी जजमेंट लिख देंगे तब भी वो मिथ ही है। राइट, व्हाट्सएप सेज दैट द चैट्स आर वेरी प्राइवेट, यस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज देयर, राइट। लेकिन डिड यू रिसीव मैसेज फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 2024 इलेक्शंस? एब्सोल्युटली, जो भी आप बात करेंगे, जो चैट करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स के आपको आने लगते हैं। राइट राइट राइट। तो मान लो ऐसा ही कोई मेल है और उस मेल में गाड़ी बेचनी है, द मेल इंटेंड्स टू सेल मोर एंड मोर कार्स, राइट, लेकिन उसके सामने वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वुमेन को गलत तरीके से, राइट, और वुमेन को उस तरीके जस्ट टू ग्रैब द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल, राइट, और वो वुमेन को रिप्रेजेंट करना उस तरीके से कहीं से भी कार को बेचने से रिलेशन नहीं है उसका, राइट, उसका रिलेशन किससे है? एडवर्टीजमेंट से है, राइट, टू इंक्रीज द रीच, राइट। लेकिन वो मेल भी क्या कहाँ फॉल कर जाएगा? अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आगे देखो फिर। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। देखो कितने विचित्र हैं हमारे लॉ मेकर्स, कितने अपडेटेड थे। ठीक है, सारे तरह के छपरी लोगों की हरकतें उन्होंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। एनी लाइट, कभी कभार देखते हो रोड पे चलते हुए किसी शॉप के आगे ऐसे लाइट्स ग्लिटर करती हैं, आपकी अटेंशन वहाँ जाती है, राइट, तो ये भी एक तरीका होता है एडवर्टाइज करने का। अगर इस तरह की आप एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे हो और वो इंडिसेंट है, वो फिर से इस एक्ट में कवर हो जाएगी, राइट। ऐसे ही साउंड, मान लो इस क्लास में स्पीकर हैं अभी खूब सारे, हम क्लास लेते रहें और पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चलता रहे विच इज़ डेरोगेटरी फॉर द वुमेन, राइट, या जब तक क्लास शुरू नहीं हो रही है, आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टीचर आ रहा है जा रहा है, तब तक एक म्यूज़िक लगा दिया, राइट, तो वो भी क्या है? साउंड, कवर्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा विचित्र है मेरे लिए। अब ये शायद कोई पता नहीं करते होंगे शायद लोग। मूवीज़ में आपने अक्सर देखा होगा किसी फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए समटाइम्स दे फ्लाई अ शॉर्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट और फिर उससे लिख देते हैं आसमान पे, राइट, होता है ना ऐसे, वही है ये राइट, वही है ये। दे हैव इमेजिन्ड एवरी सिंगल सिचुएशन दैट कैन अकर जहाँ पे भी पोटेंशियल है वुमेन के इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने का, राइट। पहली डेफिनेशन ही पूरे, कहने को 10 ही सेक्शन है,
लेकिन पहली डेफिनेशन में ये क्लियर हो जाता है कि इसका स्कोप कितना वास्ट, राइट। आप इमेजिन करो अपने तरीके से कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट के। एवरीथिंग विल फॉल अंडर डॉक्यूमेंट, लाइट, साउंड, स्मोक और गैस, कहीं ना कहीं से फॉल कर जाएगी। क्लियर है? ऑनलाइन पीपल, इज द फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर टू यू? एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आएगा? कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी लेबल, कोई भी रैपर, और फिर इस डेफिनेशन को हमने अदर डॉक्यूमेंट फ्रेज ऐड करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है, राइट, विच विल कवर इवन द मॉडर्न वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, राइट, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें और चीज़ें इंक्लूड हैं, कोई भी ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो किस चीज़ से की गई हो, लाइट से, साउंड से, स्मोक से या गैस से, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। लिखते जा रहे हो, साथ साथ नोट करते जा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन includes distribution by way of samples, whether free or otherwise। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि सैम्पल्स पर बहुत रिलाई करती हैं अपनी सेल्स के लिए, राइट। कैन यू थिंक ऑफ एनी सच इंडस्ट्री? कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इन जनरल, राइट। फार्मा जितनी भी कंपनीज हैं, कॉस्मेटिक जितनी भी कंपनीज हैं, दे रिलाई हेविली ऑन दिस सैम्पल सेल, राइट। उससे वो और अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट बेस बढ़ाते हैं, राइट, फिर उनको पुश करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, राइट। दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो एक्ट ये कहता है कि कल को हमारे पास भाई ये डिफेंस मत लेके आना कि मैंने अभी कुछ भी सेल नहीं करी है ऐसे अपने किसी प्रोडक्ट, किसी रैपर पर। देखो रैपर भी कवर हो रहा है ना, रैपर और लेबल भी कवर हो रहा है फर्स्ट डेफिनेशन में, राइट। मेरे रैपर पर, मेरे लेबल पर जो भी आपको इंडिसेंट नज़र आ रहा है ना, ये मैं कमर्शियली नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मैंने सेल नहीं किया है, इट वाज जस्ट अ सैम्पल, ऑल्सो अ फ्री सैम्पल। इस तरह का आपका डिफेंस एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। मान लिया जाएगा आप भले ही फ्री सैंपल के थ्रू कर रहे हो, राइट, भले ही ये तो वो सिचुएशन है जब पैसे आप ले रहे हो और अदरवाइज लिखा हुआ है, राइट। आप फ्री सैंपल के थ्रू भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इट विल अमाउंट टू एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ फ्री में भी आप दे रहे हो, सैंपल के तौर पे दे रहे हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। क्लियर ऑनलाइन पीपल? अगली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। ये दो क्लियर हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, जिस पर ये पूरा एक्ट बेस्ड है। तो अब हम देख रहे हैं कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा। इट मीन्स डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, या तो उनके फिगर के बारे में, या उनकी बॉडी या उसकी फॉर्म के बारे में, या कोई भी बॉडी के पार्ट के बारे में, राइट। इन सच अ वे, किस तरह का डिपिक्शन? इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट और डेरोगेटरी टू और डेनिग्रेटिंग वुमेन, और इज लाइकली टू डेप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स। अब देखो कितने ब्रॉड वर्डिंग्स में ये काउच्ड है, राइट, कितने ब्रॉड वर्डिंग्स में इसको लिखा गया है, ठीक है। ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी डिपिक्शन जो कि विमेन के बॉडी को लेकर के, उसकी बॉडी फॉर्म को लेकर के, या किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर के आप ऐसे डिपिक्ट कर रहे हो विच इज इंडिसेंट, विच इज डेरोगेटरी और डेनिग्रेटिंग, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है? डेरोगेटरी, डेनिग्रेटिंग,
इसको सिंप्लीफाई करके अगर समझा जाए, ठीक है, तो इन शब्दों का सिर्फ एक ही मतलब है, जब आप उनकी वैल्यू रिड्यूस कर देते हो, राइट। एज अ पर्सन दे फील एज इफ देयर वैल्यू इज नथिंग, एज इफ दे आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन से ही कंसर्न है इसका। व्हेन अ पर्सन विल फील दैट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या कहेंगे भाई, दिस इज वेरी डेरोगेटरी टू मी, कुछ कोई भी कुछ आपको गलत बोलता है तो यही बोलते हो ना, दिस इज वेरी डेरोगेटरी टू मी, और दिस इज वेरी डेनिग्रेटिंग टू माई आइडेंटिटी, यही बोलते हो, राइट। नॉर्मल व्हाट्सएप चैट्स में बोल देते हो, ग्रुप्स में होता है ना, ये अक्सर होता है, राइट। तो एक्चुअली आप क्यों बोल रहे हो वो चीज़, आप उस मोमेंट सोच के देखो क्या फील कर रहे होते हो, कि आपकी वैल्यू जो है उसको किसी ने घटा दिया है सोसाइटी में, राइट। उसको किसी ने घटा दिया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, या उस स्टूडेंट ग्रुप में, या क्लास में, या ऑफिस में, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन, ऐसी कोई भी डिपिक्शन ऑफ वुमेन जो कि यूज कर रही हो उनकी बॉडी को, उनकी बॉडी पार्ट को, रेफर कर रही हो उनकी बॉडी फॉर्म को, राइट, which is in such a way that it devalues the identity of the person, उसको हम बोलेंगे indecent representation, ठीक है। वो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, उनका indecent representation हो गया। इसके अलावा लास्ट पार्ट पर अब फोकस करिए आप, और इज लाइकली टू डिप्रेव और करप्ट। यहां लाइकलीहुड की बात हो रही है, एक्चुअली करप्ट कर दिया किसी के माइंड को, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। देयर इज अ लाइकलीहुड, कि वो लाइकलीहुड है कि आप किसी के माइंड को, जो नॉर्मल आदमी है सोसाइटी का, उसके माइंड को आप करप्ट कर रहे हो, और उस माइंड करप्शन की वजह से सोसाइटी के जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप ठेस पहुंचा रहे हो, राइट। ऑल्दो मोरालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव, लेकिन कंटेक्चुअली आप उसको एग्जामिन कर सकते हो, राइट। इट कैन बी टेस्टेड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। एक जनरल डेफिनेशंस की पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉर्म्स हर सोसाइटी के होते हैं, राइट। तो पहले वाले पार्ट में तो वो क्या बोल रहा है, ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन विच इज डेरोगेटरी, विच इज इनडिसेंट, राइट, और डेनिग्रेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, या उसका ऐसा इफेक्ट हो कि वो मॉरली करप्ट कर दे सोसाइटी के मेंबर्स को, दैट विल ऑल्सो बी एन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, राइट। तो दो तरीके से इस डेफिनेशन को आपने देखना है, दो पार्ट्स में। क्लियर है? क्लियर है, बताइए भाई। 2C, इसके बाद दोनों डेफिनेशंस बहुत आसान है। बताइए, क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। अब बाकी की डेफिनेशन देखो भाई। सेक्शन 2D, इट हैज़ टू बी, देखो 2D और 2E ना आपको 2A के साथ ही रीड करनी है। वो एक्चुअल में आपको क्लैरिफाई करके दे रहा है, जो 2A में हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं उनका क्या मतलब है। 2A में हमने देखा लेबल भी इंक्लूड होता है, राइट, ठीक है। लेबल के लिए वो क्या बोल रहा है, इट मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर, वही जितने भी तरह के लेबल आप इमेजिन कर सकते हो वो सब इंक्लूड हो गए इसमें, ठीक है। अफिक्स टू और अपीयरिंग ऑन एनी पैकेज, फिर वो आपके लिए इस पैकेज वर्ड को डिफाइन कर रहा है, राइट। पैकेज क्या है, कोई भी बॉक्स, कोई भी कार्टन, कोई भी टिन और कोई भी अदर कंटेनर, ठीक है। बहुत जनरल टर्म्स में जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्म्स को, वैसे डिफाइन किया है, ठीक है, वैसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, दिस वी विल एग्जामिन लेटर। ये हमको दूसरे सेक्शन के साथ करना है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है,
याद करो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस बिहाइंड दिस लेजिस्लेशन? टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रूल मेकिंग पावर से हमने क्या कर दिया? फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। आईपीसी में ऑफेंस तो था ही, राइट, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एफआईआर कराइए, ठीक है, जाइए, सब कुछ वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन अगर आपको आईपीसी में ऑब्सनिटी के लिए कोई भी चेंजेस करने हैं, इट हैज़ टू हैपन थ्रू अमेंडमेंट, राइट, यू हैव टू वेट। वेयरएज या तो वो सेशन चले, फिर उस सेशन में इंट्रोड्यूस होगा, पास होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इस पूरे लेजिस्लेशन का जो ऑब्जेक्टिव फ्रस्ट्रेट हो सकता है, राइट। हमने क्या कर दिया? रूल मेकिंग पावर दे दी। रूल मेकिंग पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के पास होती है, राइट। वो हम एग्जामिन करेंगे, उस पर एक और राइडर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो। तो एग्जीक्यूटिव को रूल मेकिंग पावर देने की वजह से क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है, बहुत तुरंत आप डिसीजन ले सकते हो, रूल मेकिंग करी, इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर लें 2, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट, क्योंकि एक किसी स्टूडेंट का डिस्कनेक्ट हो गया था, एज आई हैव बीन टोल्ड इन द चैट, राइट। हालांकि सोसाइटी नॉर्मली चलती है उस फिलॉसफी पे, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा, राइट। चलो सेक्शन 2 डेफिनेशन। पहली चीज हमने ये समझी दैट इट हैज expansive scope because the phrase context otherwise requires gives us the window to interpret it broadly, right। फिर हमने एक एक डेफिनेशन को, उसके एक एक कीवर्ड को समझ लिया है, स्टार्टिंग विद द एडवर्टाइजमेंट, कि कब हम कहेंगे कि कोई चीज एडवर्टाइज होगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट। इसमें हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी अब शामिल हो जाएंगी, राइट, उसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसके थ्रू? लाइट, साउंड, स्मोक और गैस के थ्रू। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये सब वर्ड्स आगे ऑफेंसेस में आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देखा कि फ्री तौर पर भी अगर आप देते हैं और बाय वे ऑफ सैंपल भी देते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्ट के पर्पस के लिए मान लिया जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपने फिर भी कर दिया है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं दैट इट वाज जस्ट मेंट फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन थ्रू सैंपल्स, राइट, और ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि मैं फ्रीली दे रहा था, राइट। इट डज नॉट मैटर एट ऑल, दिस इज नॉट अ डिफेंस अंडर द एक्ट, right। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जिस पर ये पूरा एक्ट बेस्ड है। इट मीन्स फर्स्ट थिंग डिपिक्शन। कैसा डिपिक्शन होना चाहिए? किस चीज का? विमेन बॉडी पार्ट, उनकी बॉडी फॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। किस तरह का होना चाहिए? किस वे में? इन सच अ वे विच इज इंडिसेंट, डेरोगेटरी और डेनिग्रेटिंग टू द वुमेन। इसका मैंने आपको क्या मतलब बताया? It simply means that it is of such a nature that the person concerned will think as if she has been devalued in the right thinking members of the society, as if she has no separate identity, she is just an object that can be used or referred to, right। वो इन सब टर्म्स का यही मतलब। सेकेंड पार्ट इसकी डेफिनेशन का हमने समझा कि अगर वो माइंड को भी करप्ट कर देती है सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मोरालिटी के हिसाब से, देन ऑल्सो इट इज एन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, राइट। गिन्नी, शौकीन, नाउ प्लीज लेट मी नो, अब क्लियर है ये वाला पार्ट आपको? ठीक है। 2D मैंने बताया आपको, लेबल जो एडवर्टाइजमेंट में रेफर्ड है उसी की डेफिनेशन है। लेबल की डेफिनेशन में पैकेज वर्ड आ जाता है, उन्होंने आपके लिए पैकेज को भी डिफाइन कर दिया।
ठीक है, बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया कि कोर्ट को ये मेहनत ना करनी पड़े, वरना तो आएगा तो यही सब उसमें, कोर्ट खुद से भी करता तब भी यही बोलता, राइट। लास्ट डेफिनेशन, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाय द एक्ट। किसके पास रूल मेकिंग पावर है, वो क्यों है और वो कैसे एक्सरसाइज होगी, उसको हम बाद में करेंगे, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है उसके लिए, राइट। लेकिन अभी ये समझने की क्या जरूरत है कि एक्चुअल में यही रूल मेकिंग पावर है जो फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है एक्ट के अंदर, ठीक है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और स्पीडी इंप्लीमेंटेशन इसके थ्रू हो सकती है। यू नीड नॉट फॉलो द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर दिस, आप सीधा एग्जीक्यूटिव है कॉल लीजिए और रूल बना दीजिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्लियर, सो फार सो गुड। बताओ आगे चलें। सेक्शन 3, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अब आई। सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ advertisements. You have already understood what amounts to advertisement. Containing indecent representation of women. You have already understood what is indecent representation of women, right? No person, it provides that no person, now this person, you have to understand this, this person can be a natural person as well as juristic person. ठीक है, juristic person में कौन कौन लोग आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, ठीक है। तो ये जो नो पर्सन जो वर्ड यूज्ड है ये भी वाइडर कॉनोटेशन का है, इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज जुरिस्टिक पर्सन्स। जुरिस्टिक पर्सन वो होते हैं जिनको हम आइडेंटिटी बाय वे ऑफ लॉ दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। दो पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल दे डू नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लेकिन इस एक्ट के पर्पस के लिए वो भी फॉल कर जाएंगे। पार्टनरशिप भी आप जुरिस्टिक में काउंट करेंगे और एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक, आगे ये आएगा देखना एक जगह पर, ठीक है। आगे देखते हैं, नो पर्सन शैल पब्लिश, पब्लिकेशन देख चुके हो क्या, और कॉज टू बी पब्लिश्ड, या तो वो खुद पब्लिश करें या किसी से करा दें, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी हायर करती है किसी पब्लिकेशन हाउस को अपना एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पब्लिश कराने के लिए, राइट, और उसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपने खुद तो किया नहीं, किसी को हायर किया, उसने किया, तो क्या आप सिर्फ उसी को पकड़ेंगे जिसने किया, ठीक है, वो तो इसमें आ जाएगा पब्लिशर्स, राइट। उसके साथ साथ उसको भी पकड़ेंगे जिसने वो कराया, कॉज टू बी पब्लिश्ड भी कवर है, राइट। और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन, ठीक है, और वाइडर स्कोप हो गया। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पब्लिकेशन, राइट, एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जीबिशन। आप अगर एग्जीबिशन भी कर रहे हैं खुद या करवा रहे हैं, राइट, किसी की मदद से या उसमें किसी भी कैपेसिटी में उसमें पार्ट ले रहे हैं, राइट, आप पर भी ये एक्ट उसी तरीके से एप्लीकेबल है। सो इट इज़ नॉट जस्ट द पब्लिकेशन ऑफ इंडिसेंट कंटेंट रिगार्डिंग वुमेन, इट इज़ ऑल्सो एग्जीबिशन, जैसे पेंटिंग्स, ठीक है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आए दिन कोई ना कोई एग्जीबिशन होती है, राइट, तो उस तरह की चीज़ें, ठीक है। आर यू ऑल राइट, पक्का, ठीक है। एग्जीबिशन भी इंक्लूडेड है। ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स, ये टर्म्स आपको पता है, एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स indecent रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। अब ये फॉर्म कैसी हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, म्यूजिक के थ्रू हो सकती है, राइट, बिल्कुल, वो सब चीज़, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इन एनी फॉर्म इफ you are publishing the indecent content, you are causing it to be published, right, or you are exhibiting or causing it to exhibit or taking part in it, you are covered by section 3. There is a prohibition on this. अब इस prohibition का consequence क्या होगा, we will examine this in section 5. punishment उसमें prescribed है, ठीक है। तो एक तरीके का offense तो हुआ section 3 के थ्रू,
ठीक है, नेक्स्ट ऑफेंस है सेक्शन 4 में। ठीक है, 3 समझ में आया? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों वेरी गुड। ठीक है, चलो 4 देख लेते हैं भाई, 4 क्या कहते हैं। What does the 4 say? Prohibition of, title I am reading for you, prohibition of publication or sending by post कैसी चीजें, बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? बुक्स और पैम्फलेट्स जैसी दूसरी चीजें। ठीक है, विच हैज द कैपेसिटी टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एटसेट्रा लिख दिया उन्होंने कि अरे कौन लिखेगा इतना बड़ा, एटसेट्रा लिख दो। ठीक है, कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो ऐसी पब्लिकेशन पर भी प्रोहिबिशन है और भेजने पर भी, शेयर करने पर भी प्रोहिबिशन है, सेंड करने पर भी प्रोहिबिशन है। ठीक है, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो सेक्शन 3 में हमने देख लिया है। सेल, या तो वो बेच नहीं सकता है। लेट टू हायर का क्या मतलब है? गिविंग थिंग्स ऑन रेंट, right? There was a time, I don't know whether you have seen that time or not, that when people used to go to the shops and rent CDs, yes, movies लेके आते थे, right, for a day or two, right, वो पर डे के हिसाब से चार्ज होता था, right? So उस तरह की चीज़ें हैं कि आप मैगजीन किसी को रेंट पे दे रहे हो या कोई और चीज़ दे रहे हो जो कि इंडिसेंट है, राइट? तो सिर्फ बेचने वाला नहीं, रेंट लेने वाला भी इसमें लायबल हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी प्रतिबंध है भाई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, representation or figure which contains indecent representation again in any form। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें आ गई यहाँ पर। आ गया वो जो मैं आपको बता रहा था, CDs, ठीक है, स्लाइड, ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन अब आप इसको PPT से भी रिलेट कर सकते हो, राइट? ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, राइटिंग इज क्लियर। पेपर में कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, राइट, एसे आ जाएगा। उसमें पिक्चर नहीं है लेकिन आपने इस तरीके से उसको लिखा है कि इट इज़ वेरी डेरोगेटरी फॉर द फीमेल, राइट? मान लो कोई फेमिनिन ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई काउंटर कर रहा हो, कोई प्रोफेसर है लॉ का, राइट, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है वो अपने आप में इंडिसेंट है, वो भी कवर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और उस जर्नल को प्रिंट करने वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सब कवर हो जाएंगे सब जाएंगे। ठीक है, पेंटिंग भी कवर्ड है, फोटोग्राफ भी कवर्ड है, लेकिन इसकी अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड दीज एक्सेप्शंस आर बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी। इससे आई थिंक इस पे वर्क नहीं करता है ये। अच्छा, है। ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं, इससे ही कर लेते। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4, देख लेते हैं उनको क्या एक्सेप्शंस है भाई। इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। बायोलॉजी की बुक्स आपकी क्लासिक एग्जाम्पल हो सकती हैं इसके लिए,
राइट, बायोलॉजी की बुक्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड दैट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, राइट, एजुकेशन पर्पज है. सो बेसिकली अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा वे करता है, ज़्यादा वेट होता है उसके ऊपर, राइट. तो पब्लिक इंटरेस्ट से जब आप उसको वे करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट विल ऑलवेज सुपरसीड. उसी के एग्जाम्पल्स हैं ये. भाई साइंस भी क्या है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, ठीक है, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो जनरल कंसर्न का है, बट दैट जनरल कंसर्न हैज टू हैव सम कनेक्शन विद द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप इस एक्ट के परव्यू से बाहर हो. इट इज़ अ डिफेंस. ठीक है, एक्सेप्शन है. सेकेंड एक्सेप्शन इज kept or used bona fide for religious purposes. Where is fundamental right to religion provided under our constitution? Right of religion. Right to practice, profess, propagate is 25 to 28. Right? 25 to 28. वो क्यों प्रिस्क्राइब्ड है? फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन क्यों है वो फंडामेंटल राइट, ऐसा क्या हो गया? हैव यू रेड द प्रियम्बल केयरफुली? उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप. उसमें और भी चीज़ें हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, राइट. बिकॉज ये सारी चीज़ें मिल करके एक इंडिविजुअल को बनाती हैं, राइट. एन इंडिविजुअल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग, ऑफ फेथ, वर्शिप, ही विल हैव सम बिलीव्स, राइट. एक्सप्रेशन की उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो एक्सप्रेस भी अपने आप को करते हैं, राइट. सो इसलिए रिलीजियस पर्पसेस के लिए आप अगर किसी ऐसी चीज़ को, राइट, जिसके साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, राइट, विच अदरवाइज वुड हैव बीन एन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, राइट. ऐसा कोई कल्ट हो सकता है, या ऐसी कोई ट्राइब हो सकती है, ऐसा कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, राइट. 26 में सेक्ट्स की बात होती है, राइट. तो मान लो ऐसा कुछ है जो कि किसी मूर्ति को यूज़ कर रहा हो, राइट, लेकिन उस मूर्ति की क्या है, उसके साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके जुड़े हुए हैं, राइट, उसी को वो पूछते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, 3 और 4 के परव्यू से वो बाहर है. एक्सेप्शन है उनकी. रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर आपके इन्वॉल्व हैं, इट इज़ यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज, लेकिन अदरवाइज वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में काउंट हो सकता था, उस डेफिनेशन में फॉल कर सकता था. लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होने के कारण हमने क्या किया, पब्लिक इंटरेस्ट अगेन इट सुपरसीड्स, इट ट्रम्प्स दी प्राइवेट इंटरेस्ट, राइट. तो उसमें हमने उसको कह दिया भाई कोई बात नहीं, आप करिए. ठीक है, इट इज़ नॉट एन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में कभी पढ़ा होगा, तो राइट्स की बैलेंसिंग ही है यहाँ पर. ठीक है, सिमिलरली देखो वैसी ही एक्सेप्शन है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पे कुछ लिखा हो, ठीक है, किसी टेम्पल पर हो, या टेम्पल में यूज़ होने वाली चीज़ों पर हो, ठीक है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, या फिर कोई भी ऐसी फिल्म जिसको सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल गया हो अंडर दी पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट. सिनेमेटोग्राफ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है अलग अलग चीज़ों को शोकेस करने के लिए. देन देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट आर इशूड टू योर वर्क, राइट. और अब उस कैटेगरी में रिसेंटली 2023 में और कैटेगरीज ऐड कर दी हैं. 16 से 18 की भी एक कैटेगरी ऐड हो गई है, राइट. पहले क्या होता था, 18 या 18 से कम या 18 से ज़्यादा, तो 16 to 18 भी एक कैटेगरी ऐड कर दी है, राइट. तो सिनेमेटोग्राफ का जो पार्ट 2 वाला जो चैप्टर है, जो पार्ट 2 है, वो एक्चुअल में इन चीज़ों से डील करता है. तो अगर वो टेस्ट उन्होंने पास कर लिए हैं एंड ऑलरेडी देयर इज़ अ सर्टिफिकेट, राइट, ऑलरेडी देयर इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड टू देम, तो उसमें आपका ये सेक्शन 4 का एक्सेप्शन काउंट हो जाएगा, राइट. मान लो आप पर कोई आता है कि भाई इसको बंद करिए, या आपके ऊपर केस करता है, ही ट्राइज टू प्रोसिक्यूट यू फॉर सेक्शन 4, और अगर आपके पास वो पार्ट 2 वाला सर्टिफिकेट है, वो परमिशन है सिनेमेटोग्राफ एक्ट की, तो आप बच जाएंगे, राइट. इससे जुड़ा हुआ एक केस आईपीसी में भी देखने को मिलता है हमको,
जस्टिफाइड बाय लॉ एक्सेप्शन होती है, जनरल एक्सेप्शन, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो मान लो आपको ना इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के बारे में पता है, ना आईपीसी के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है, आप यू आर जस्ट अ फिल्म मेकर। आपने फिल्म बनाई, फिल्म बना करके सर्टिफिकेट ले लिया। अब जब सर्टिफिकेट ले लिया है तो आपके माइंड में इंप्रेशन यही रहेगा ना कि सब कुछ ओके है, जब मुझे सर्टिफिकेट मिल ही गया है। सो द मोमेंट यू शोकेस इट, यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ, बिकॉज इन गुड फेथ you believed that now my act will be justified by law because certificate आ गया। तो वैसा ही है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इवन अदरवाइज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय लॉ वाली एक्सेप्शन तो क्लेम कर ही सकते थे, ठीक है। क्लियर है, एक्सेप्शंस क्लियर है। बताइए भाई ऑनलाइन पीपल, सेक्शन 3 and 4 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब तक पढ़ते नहीं है ना इन सब लेजिस्लेशंस को तभी तक घबराहट होती है, लेकिन एक बार जब समझ में आने लगता है तो इंटरेस्टिंग है बहुत। चलें आगे बढ़े। सेक्शन 5 से पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 6 को, 5 पे वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सेक्शन 3 और 4 का जिक्र यहाँ हो रहा है, ठीक है। पहले सेक्शन 6 देख लेते हैं। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स यू दी पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट जो एक्ट में है आपको दो तरीके से देखनी है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एंड रिपीटेड, यस, ठीक है, रिपीट ऑफेंडर्स और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट कम है और सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट ऑफेंडर्स के लिए ज़्यादा है, राइट। सो द नेचर ऑफ व्हाट विल यू से अबाउट द नेचर ऑफ दिस प्रोविजन? इट इज़ प्रिवेंटिव, डेटरेंट है या नहीं है, कि आप वापस से करोगे तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो डेटरेंट भी है, ठीक है, प्रिवेंटिव भी है, डेटरेंट भी है, राइट। द नेचर ऑफ सेक्शन 6 इज प्रिवेंटिव एज वेल एज डेटरेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या पनिशमेंट है। देख, एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और 4, वो हमने देख लिया क्या है, शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। पहला तो ग्रुप हुआ ये वाला। ऑन फर्स्ट कन्विक्शन क्या पनिशमेंट है? इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। जब हम आइदर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, राइट। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years and fine which may extend to, now this fine is something that we need to talk about, right। इसको हाँ उस टाइम के हिसाब से इसको बदल देना चाहिए, ठीक है। हाँ उस टाइम पे तो बहुत होते थे भाई, उस टाइम तो लोगों की सैलरी ही ऐसे ही 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये सैलरी वाला बहुत अमीर माना जाता था उस टाइम सोसाइटी में। 86 की बात हो रही है, ठीक है। पूरे हाँ बोलो, अच्छा आप लोग पहले से बहुत अमीर हैं क्या? आपको और लग रहा है सुनने में, बताओ शेयर योर थॉट्स। बात तो सही है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगी, 2 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि किसी भी टाइप की हो सकती है, रिग्रेस और सिंपल, और उससे हम फाइन भी ले सकते हैं 2000 रुपीज़। आपको गौर फरमाने की बात है कि एंड लिखा हुआ है यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ है, तो फाइन तो देना ही देना पड़ेगा, एब्सोल्युटली, ठीक है। अगला पार्ट देखो, इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ठीक है, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। अब यहाँ इम्प्रिजनमेंट क्या हो जाएगी, आप 6 महीने से कम नहीं दे सकते उसको, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ आपको विंडो दे दी है उसने, 6 months मिनिमम, मैक्सिमम 5 years, इसके बीच में आप कुछ भी दे दीजिए उसको। एंड ऑल्सो ए फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 lakh।
कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है ये फाइन, कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है, राइट? दिस इज एन इशू विद दिस प्रोविजन। जो फाइन के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, सीधा फिर 1 लाख की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम में भी इंक्रीज करना चाहिए और इस 10,000 को भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है? सेक्शन 6 क्लियर? You have to view it in 2 different aspects. One is concerning the first time offender. First time offender के केस में क्या punishment है? 2 years, 2,000 rupees. And in case of repeat offenders, वो punishment जो है उन्होंने थोड़ी सी ग्रेव, उसकी ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, राइट? मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है 6 months, मैक्सिमम 5 years. And what is the fine? 1 लाख, ठीक है? चलो प्री तो मतलब ठीक है, फोड़ रहे हो तुम लोग, ठीक है? चलो अब वापस से आइए, उल्टी गाड़ी घुमाइए सेक्शन 5 पे, सेक्शन 5 पे। पावर टू एंटर एंड सर्च, क्या पर्पस सर्व करता होगा ये आपके हिसाब से? ओके, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करके आप क्या इंश्योर करते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? बेसिकली कलेक्टिंग एविडेंस, राइट? आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तरह लिखते हो, मैं एकदम उसको क्रिस्प कर देता हूँ। ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन बेसिकली क्या पर्पस है? ऑलमोस्ट देयर, राइट? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस आप कलेक्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, राइट? एक तो ये पर्पस है किसी को पावर देने का, टू सर्च एंड टू एंटर द प्रीमाइसेस, राइट? It also serves the purpose of prevention. कैसे प्रिवेंशन होगा कि जैसे ही आपने सर्च कर लिया, उसको ढूंढ लिया, तो आपने उसकी सर्कुलेशन पे भी तो कंट्रोल कर लिया, राइट? दैट सर्कुलेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है? ये भी पर्पस है इसका। लेकिन क्या हम इस पावर को एब्सोल्यूट रखें? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, राइट? देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन टू इट, रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, राइट? ऐसे तो फिर आप किसी एब्सोल्यूट पावर के साथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर की टेंडेंसी होती है कि वो करप्शन को फिर एंटरटेन करने लगती है, राइट? तो अगर हम इस एब्सोल्यूट पावर उसको रखेंगे, आप किसी के घर पे कभी भी चले जाइए, दिस इज़ नॉट डन, ठीक है? तो उसकी वो रिस्ट्रिक्शंस के भी ग्लिम्सेस आपको इस प्रोविजन में दिखेंगे, राइट? So at the same time it protects your privacy, right? आपकी privacy को protect करता है। Last feature of this section, अभी हम पढ़ेंगे एक एक चीज़, ठीक है? Last feature ये है कि जो ऑलरेडी प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का, सर्च तो आपने कर लिया, उसके बाद क्या भाई? सर्च करके क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद का जो भी प्रोसीजर है वो ऑलरेडी सीआरपीसी में और अब बीएनएसएस में दिया हुआ है, वही फॉलो हो जाएगा, ठीक है? ये पर्पस है इसका। द ओवरऑल पर्पस, अभी हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे। ओवरऑल पर्पस इसका यही है, टू इंश्योर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। एंड व्हाट इज एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन? व्हेन यू आर एबल टू कलेक्ट द एविडेंसेस। एविडेंस से रिलेटेड है, रिलेशन है इसका। दूसरा, ये प्रिवेंट भी करता है further circulation of the indecent content. Then it also takes care of your privacy. कैसे वो privacy का ध्यान रखता है वो भी हम देखेंगे अभी। Lastly, it mentions that the procedure already in place will be followed even in the cases of search made under this act. Right? भाई आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद उसकी कस्टडी के बारे में तो कुछ सोचा जाएगा ना,
राइट, या उसको अपने घर ले जाओगे? CRPC, आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, एक ऑर्डर लोगे, वही फॉलो होगा, सेम फॉलो। यस, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ठीक है, पूरा पूरा कोड जानते हो क्या है ये? दिस इज इनकम्प्लीट कोड। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली किसी ने टाइप किया है चैट में। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये तो पता है, लेकिन ये हाफ कोट है। इसका सेकेंड हाफ भी अगर पता होगा ना तो ये वाला हाफ और इफेक्टिव लगता है फिर। फर्स्ट हाफ इसका ये है, पावर हैज द टेंडेंसी टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ग्रेविटी समझो कि पावर में तो टेंडेंसी होती है, लेकिन जैसे वो एब्सोल्यूट बन जाती है तब तो पक्का करप्शन होना ही होना, राइट? तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर में हमेशा टेंडेंसी होती है करप्शन की, और एब्सोल्यूट कर देंगे तो पक्का करप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द फुल और कंप्लीट कोड वाज। ठीक है, चलो अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। पर्पस समझ में आया सेक्शन 5 का? ठीक है, ओके चलो देखो। पार्ट टू एंटर एंड सर्च सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा कुछ सुनने को मिला था स्टार्टिंग में, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक है, एनी गेजेटेड ऑफिसर, हु इज अ गेजेटेड ऑफिसर? कौन होता है? जिसका भी नाम ऑफिशियल गेजेट पे आ जाए, बिल्कुल वो गेजेटेड ऑफिसर हो गया। ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ऑथराइज सच पर्सन। ठीक है, उसको पावर, सर्च की पावर कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना, वापस से पूछूंगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मे विद इन द लोकल लिमिट्स, यानी ऐसे हर एक व्यक्ति की जिसको अपॉइंट किया गया है एक पर्टिकुलर लोकल जुरिस्डिक्शन में ही वो काम करेंगे। ठीक है, उनकी जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब्ड होगी। लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज सो अपॉइंटेड, ही इज सो ऑथराइज्ड। फर्स्ट थिंग, एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स। देखो आ गई रिस्ट्रिक्शन, राइट? रीजनेबल टाइम, ये नहीं कि रात के 2 बजे आप खटखटा रहे और बोल रहे हैं सर सर्च करना है, आपके प्रेमाइसेस को सर्च करना है, खबर मिली है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप पैम्पलेट्स बांट रहे हैं या छाप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी डन एट अ रीजनेबल टाइम बिकॉज द अदर पर्सनस प्रिवेसी इज ऑल्सो इन इशू हेयर, राइट? विद सच असिस्टेंट, असिस्टेंस भी ले सकता है। as he considers necessary, any place in which he has reason to believe. ठीक है, now this term reason to believe is a check on your power. ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाके चले गए मुंह उठा करके। ठीक है, आपके पास रीजन होने चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी सम फैक्ट्स विद यू, देयर मस्ट बी सम स्टेटमेंट्स और देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस जिसका प्राइमा फेसी व्यू लेकर के आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के वायलेशन में कुछ हो रहा है, राइट? यू मस्ट एंटरटेन दैट बिलीफ। अगर वो बिलीफ अगर आपको नहीं है तो वो आप जाके सर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये रीजन टू बिलीव किसके परस्पेक्टिव से चेक होता है? इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। रीजनेबल आदमी को लगता है नहीं लगता, वो सब समझ करके पता करके, प्रूडेंट मैन, टेस्ट ऑफ अ प्रूडेंट मैन, राइट? तो ये एक तरीके से क्या है, ये फ्रेज आपकी पावर पर जो अदरवाइज एब्सोल्यूट हो जाती, जो अदरवाइज एब्सोल्यूट हो जाती उस पावर पर क्या है, चेक है एक तरीके से। ठीक है, वापस से देखो, एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विद सच असिस्टेंस as he considers necessary any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or is being committed. तो कौन से ऑफेंस हैं वो? सेक्शन 3 और 4 वाले एक्ट्स। ठीक है, या तो हो रहा है या फिर हो चुका है। ठीक है, हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड, हो सकता है भी, उसमें भी आ जाएगा, इज बीइंग में ही आएगा वो। ठीक है, ठीक है, डन।
चलो सेकंड चीज क्या कर सकता है वो, सर्च कर लिया आपने तो सीज भी कर लोगे आप, ठीक है। कोई भी ऐसी किताब, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड जो ऊपर हमने देखा है, जिस जिस चीज के थ्रू आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सीज भी कर सकते हो। नहीं तो सर्च का मकसद क्या हुआ, ये सीजर एक्चुअल में अब क्या, किस पॉइंट की तरफ आपको इशारा कर रहा है, दिस इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। वही जो चार चीजें मैंने आपको लिखवाई है ना, उसी के ग्लिम्सेस दिखेंगे आपको इसमें, ठीक है। चलिए थर्ड चीज, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रजिस्टर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट वो एग्जामिन कर सकता है उस प्रीमाइसेस में, ठीक है। किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। पूरी कहानी बनाओगे ना मजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हवा में बातें करके चले जाओगे, राइट। तो उस पूरी कहानी को, पूरा केस बनाने के लिए आपको ये सब इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत है, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी आप एग्जामिन कर सकते हो उनके प्रेमाइसेस में, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, आप देखो प्रोवाइसो, दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इन अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट। व्हाट इज अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, ए हाउस विच इज मेंट फॉर योर रेजिडेंस पर्पजेस, जहाँ पर आप रह रहे हो, आपकी फैमिली रह रही है, राइट। वैसे प्रेमाइसेस, उस प्रेमाइसेस को आपने अगर सर्च करना है, सीज करना है वहाँ से कुछ भी, वहाँ पर रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना है, तो आपको एंट्री लेने के लिए वारंट चाहिए, ठीक है, वारंट चाहिए। और वारंट के प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं, सीआरपीसी में, तो वो वाले प्रोविजंस को फॉलो करके वारंट लेकर आइए, और वारंट लेकर के आप प्रेमाइसेस में एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड, राइट। किससे रिलेटेड है ये, वो चार एस्पेक्ट जो मैंने पहले बताए सेक्शन के, उन चार में से किससे रिलेटेड है, प्रिवेसी, प्रिवेसी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोवाइजो है, सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रेस्ट ऑफ, जिसका सिर्फ पार्ट ही इंडिसेंट है, वो पार्ट ही आपको दिखाना है, बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, तो आप पूरा का पूरा उठा ले जाइए, ठीक है, लॉजिकल है, ठीक है। लॉ इज नथिंग बट अल्टीमेटली इट इज कॉमन सेंस। भाई क्या करेंगे, आप वहां जाके खड़े थोड़ा ना हो जाएंगे एज एन ऑफिसर कि अरे अब क्या करें, इसको कैसे लेके जाएंगे भाई, ये तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। तो उस केसेस में आपको पूरी पावर है, आप पूरा का पूरा उठा के ले जाइए, राइट। सीज द एंटायर थिंग, नो इश्यू, राइट, ठीक है, ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन देखो आप, द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर। बताया था मैंने आपको कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो जाएगा, राइट। सर्च कर लिया, सीज कर लिया, अब इसका क्या करें, व्हाट इज टू डू विद द कस्टडी, हाउ द कस्टडी विल बी रेगुलेटेड, टिल व्हाट टाइम, अंडर हुज अथॉरिटी, दैट इज these aspects will be governed by the already existing procedure prescribed by CRPC, ठीक है। अब इसमें BNSS को भी आप कर लीजिए भाई, ठीक है। बहुत सारे केसेस अभी आएंगे BNSS के, सबसे ज़्यादा केसेस BNSS के आएंगे, क्योंकि इंटरप्रेट करने में वहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ना, प्रोसीजर है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया भी एक प्रोविजन को, देखा आप लोगों ने, BNSS के, देखा नहीं देखा, नहीं CRPC में बेल से कंसर्न था उसका। नॉर्मली क्या है, CRPC प्रिस्क्राइब्स कि अगर आपने हाफ ऑफ द, जितनी टोटल इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती थी, अगर आपने उसका आधा टाइम जेल में काट लिया है, तो आपको राइट मिल जाता है, बेल ले लीजिए आप, डिफ़ॉल्ट बेल है वो एक तरीके से, राइट। BNSS में क्या कर दिया है, इसमें एक प्रोविजन और ऐड कर दिया है कि फर्स्ट टाइम अगर आप ऑफेंडर हो तो 1/3 पीरियड में भी चल जाएगा ये, अब आपको हाफ करने की जरूरत नहीं है, 1/3 भी अगर आपका हो गया, यू आर एंटाइटल टू डिफॉल्ट बेल, राइट। तो कहीं कहीं अच्छे भी हैं लॉज। अब ये क्या है, बेनिफिशियरी प्रोविजन है और प्रोसीजर लॉ से कनेक्टेड है, तो
तो इशू ये आया, अब हम भाई एक बंदा है वो उसका 1/3 हो गया, वो क्लेम कर रहा है राइट, क्या करें अब? तो कोर्ट ने बोला अप्लाई इट रेट्रोस्पेक्टिवली, इट इज़ अ प्रोसीजर लॉ, ऑल्सो इट इज़ अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, उसको तो बेनिफिट मिलेगा ना इसका। और हमारा क्या है क्रिमिनल लॉ पूरा कि उसको जितना बेनिफिट हो सकता है उतना दीजिए आप, सो दैट एक भी इनोसेंट पर्सन को सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी लगेंगी, जहाँ जहाँ CRPC आ रहा है वहाँ BNSS का भी कनेक्शन बिठाते चलिएगा आप अपने साथ साथ। ठीक है, ऑल्सो अगर आप रेफ़र करते जाएंगे इन सब नए प्रोविजंस को, इससे एक और बात क्या होगी, आपके आंसर्स में क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूव होते ही यू विल स्कोर वेल डेफिनेटली। ठीक है, बढ़िया स्कोर आएगा, चाहे भले ही ब्रैकेट में लिखाना BNSS का कुछ भी, जो भी आपको याद आ रहा हो उस टाइम, पक्का आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो एग्जामिनर्स वो भी कोई ऐसे कोई डिफरेंट नहीं होते हैं, जैसे आप ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं ना सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, वो ट्रिक्स वहाँ पे भी यूज़ करें। ठीक है, बट यू हैव टू प्रेजेंट इट वेल। आपके टाइम पे रूल्ड शीट्स आ गई थी वहाँ पर एग्जाम्स में? हाँ हाँ, लेकिन रूल्ड थी। ठीक, हमारे 2 सेमेस्टर अनरूल्ड थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब थर्ड सेमेस्टर से, थर्ड ट्राइमेस्टर से, हाँ सब फिर, हाँ पता है स्पेशलाइजेशंस भी अब तो काफ़ी चेंज हो गई हैं। हाँ वो क्रिमिनल लॉ ख़त्म कर दिया शायद, या क्या हुआ है, ह्यूमन राइट्स ख़त्म किया हुआ। हाँ चलो, याद है ऊपर मैंने आपको बताया था दैट द पर्सन इन द केस ऑफ प्रोहिबिशंस इट कैन बी अ नेचुरल एज वेल एज ज्यूरिस्टिक। देखो वही बात कह रहा है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, बेसिक बस समझते चलो, पकड़ते चलो, आपको प्रोविजन में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी भाई। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कौन से ऑफेंस है भाई ये? विद सेक्शंस 3 and 4 of this act has been committed by a company, every person who at the time of the offense was in charge, वो चार्ज थे, उनके पास चार्ज था उस कंपनी का, and he was responsible to the company for the conduct of the business। ऐसा कोई भी आदमी है कंपनी के खिलाफ अगर सेक्शन 3 या 4 में कोई जा रहा है, तो उस टाइम उस कंपनी के अफेयर्स के लिए जो भी पर्सन इन चार्ज था, राइट, उस पर्सन इन चार्ज को भी आप साथ में क्या कर लेंगे, को अक्यूज बना लेंगे, राइट, एज वेल एज द कंपनी। देखो कंपनी को भी बना रहे हो, वो तो बनेगा, राइट, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। अब लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट का मतलब क्या है, दैट सच अ पर्सन विल बी को अक्यूज्ड, आप उसको को अक्यूज बना लीजिए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी खुद तो नहीं है ना भाई काम करेगी, उसके लिए आदमी चाहिए ना काम करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई आदमी है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा था और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए कंपनी ने उसको बना रखा है, भाई आप देखेंगे, राइट, अब वो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी में, राइट, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर ही हो, किसी भी कैपेसिटी में। इफ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, और तब वो ऑफेंस हुआ है सेक्शन 3 या 4 वाला, तो आप कंपनी के साथ साथ उस पर्सन को भी अक्यूज्ड बना सकते हो। ठीक है, और बनते ही हैं, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, को अक्यूज आप बना सकते हो, लेकिन इस पर एक कंडीशन है, प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स, अगर वो प्रूव कर देते हैं, if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he had exercised due diligence, right, so if he proves कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके पीछे से ये कुछ हो गया है, right, he was not made party to it, party to the communication or whatever, right, या फिर वो ये बता दें कि मैंने अपनी तरफ से इंश्योर किया ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी तब भी हो गया ये, तो आप उसमें सिर्फ कंपनी को पकड़ेंगे, इनको फिर नहीं लायबल करेंगे। ठीक है, बट इट हैज टू बी प्रूव्ड, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दिस फैक्ट इज ऑन द को अक्यूज्ड, जिस को अक्यूज को, जिस पर्सन को आप को अक्यूज बना रहे हो उसी पर बर्डन है ये। ठीक है, हाँ भाई इतना क्लियर है? सेक्शन 7 ऑनलाइन पीपल,
वेरी गुड भाई, शाबाश। चलो, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी इस एक्ट में। देखो अब सब सेक्शन 2 देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 से कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में ये क्या है, एक सेपरेट प्रोविजन है, राइट। तो उसको इस आपने अगर सबसेक्शन 2 पढ़ना है तो सबसेक्शन 1 को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, where any offense under this act has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect on the part of director, manager, secretary or any other officer of the company, right, तो उनके खिलाफ पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, anybody who was responsible to the company, here we are only charging the officers of the company, right। लेकिन दो में से एक केस होना चाहिए, या तो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ हो, राइट, या फिर कंसेंट और कन्वीवेंस। कंसेंट और कन्वीवेंस का मतलब क्या होता है, द पर्सन कंसर्न्ड हैज अलाउड टू डू इट, राइट। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो सीधा जाके उस ऑफिसर को आप पकड़ लीजिए। अब वो ऑफिसर क्या हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, किसी और भी और तरह का ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, सेक्शन 7 अब तक जितना किया है वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई कह रहा है रिपीट करने को। पहली चीज़, ऑफेंसेस बाय कंपनीज के केस में लगता है, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो सेक्शन 3 और 4 में कवर हो सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए ऐसे आदमी को भी को अक्यूज बना सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिबल था, इंचार्ज था फॉर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। फिर हमने प्रोवाइजो उसका देखा। प्रोवाइजो टेल्स यू दैट यू हैव द विंडो ऑफ रेजिंग दिस डिफेंस, जब आप ये बता दें कि मैं अपनी तरफ से गुड फेथ में ही काम कर रहा था लेकिन फिर भी हो गया, एंड आई हैव टेकन ड्यू केयर, तब भी हो गया, या फिर आप ये शो कर दें कि आपकी नॉलेज में नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई पैम्फलेट ही जाने हैं कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, और आप जिस भी ग्रुप में हैं या जिस भी मेल के थ्रू था, तो आप उस कम्युनिकेशन का कहीं पर भी पार्ट नहीं थे। हाँ, ये तो था, आपने असाइन किया था टास्क कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, ये करेंगे, उनमें से एक टास्क था पैम्फलेट का। पैम्फलेट की टीम अपने आप से ही देख रही थी, यू वर नॉट पार्टी टू द कम्युनिकेशंस दैट वर हैपनिंग, यू वर नॉट पार्टी टू द डिज़ाइन दैट दे फाइनलाइज्ड, राइट। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं थी, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से काम बांट दिया था, मैं हर काम खुद से नहीं कर सकता हूँ, तो आप मेरे को मत पकड़िए, ठीक है, दो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इस पर्टिकुलर फैक्ट की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। द डिज़ाइन वॉज अल्टीमेटली फाइनलाइज बाय दिस पर्टिकुलर टीम, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर हमने देखा कि सब सेक्शन 2 में वो ऑफिसर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो डिफरेंस उसमें क्या है, वहाँ पर कोई भी इंचार्ज हो सकता है, यहाँ सिर्फ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ऑफिसर्स कब लायबल होंगे, जब आपने उस एक्ट को कंसेंट से करवाया हो, अलाउ किया हो, कन्वीनियंस का मतलब है अलाउ कर दिया, ठीक है, या फिर आप खुद अपने पार्ट पर क्या थे, नेग्लेक्ट थे, ठीक है, क्लियर है भाई। अब बताइए प्रांजल जैन, ठीक है, अब क्लियर है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लो अब इसकी, इससे भी आपको कुछ याद आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले सेम बात बताई आप लोगों को, ठीक है। कंपनी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, अदर एसोसिएशन, राइट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनी पर्सन के साथ, डायरेक्टर का क्या मतलब है, फर्म के कंटेक्स्ट में वो पार्टनर हो जाएगा, राइट भाई। जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो पार्टनर्स ही होते हैं, वहाँ डायरेक्टर वगैरह थोड़ा ना कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। ये भी चेंज होना चाहिए, वैसे इसमें भी एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, LLP का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। वो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में शायद फॉल करा लो आप उसको, लेकिन फिर डायरेक्टर की जगह वहाँ पर किसको पकड़ोगे,
ठीक है, तो वहाँ LLP के कंटेक्स्ट में भी आपको लिखना चाहिए कुछ। कहाँ चले गए भाई? अरे ठीक ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऑफेंसेस का नेचर बता रहा है सेक्शन 8। ठीक है, सिंपली आपको बस इतना पोर्शन याद करना है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। कॉग्निजेबल का मतलब क्या हुआ? एंड इन्वेस्टिगेट ऑल्सो, राइट। वेयर बेलेबल tells you that the officer concerned himself can grant the bail, right। बेल नॉन बेलेबल होता है तो आपको कोर्ट से लानी पड़ती है, बेलेबल अगर है तो ऑफिसर भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे कॉग्निजेबल है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, वारंट के अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो सेक्शन 9 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सेक्शन 9 कंप्लीटली अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। कैसे होगा देखो, effective implementation, right। It grants protection of action taken in good faith। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, जो भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है, उसने गुड फेथ में कुछ भी ऐसा किया हो तो उसको पूरी तरीके की इम्यूनिटी है, राइट। जैसे इफ द ऑफिसर हु वाज एम्पावर्ड टू सर्च, हमने देख लिया स्टेट गवर्नमेंट उसको वो करता है नॉमिनेट, राइट, उसको अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। लेकिन मान लो वो आदमी अगर इसी डर में लगा रहेगा कि मैं अपना इस एक्ट के अंडर काम ठीक से करता रहूँगा तो चांसेस हैं कि मुझ पर ही यार केस होने लगे कल को। ठीक है, लॉ ने मुझे तो प्रोटेक्ट किया नहीं, तो वो ढंग से काम करेगा? हमेशा रिलेक्टेंट होगा, राइट। हमेशा क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉशियस होगा, सोच सोच के करेगा, डर डर के काम करेगा। और जैसे ही वो सोच सोच के डर डर के काम करेगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना है एक्ट की। ठीक है, इसलिए इस सेक्शन ने क्या बोल दिया कि भाई अगर आपने गुड फेथ में अपनी पावर एक्सरसाइज करी है ना, वी विल प्रोटेक्ट यू। इट इज़ अ केस ऑफ इम्यूनिटी ग्रांटेड टू देम, विच मीन्स कोई भी किसी भी तरह की लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी उसमें। ठीक है, आईपीसी में आपने पढ़ा होगा जनरल एक्सेप्शंस में, जब जुडिशियल एक्ट्स के रिगार्डिंग एक्सेप्शंस होती है जजेस को, मजिस्ट्रेट्स को, और उनको भी होती है जो, हाँ, और उनको भी होती है जो जजमेंट और डिक्री को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, राइट। जिसमें हम देखते हैं कि कोई मान लो वो लिवरपूल करके उसको सजाए मौत को इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो हाँ, तो जल्लाद बोलते हैं उसको, राइट। तो जल्लाद को भी इम्यूनिटी है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो वो सब का प्रोविजन का मतलब क्या होता है? टू गिव कॉन्फिडेंस टू दी ओवरऑल मशीनरी, वो मशीनरी ठीक से काम कर पाए, कॉन्फिडेंटली काम कर पाए, राइट। बस इतना ही पर्पज है इसका सेक्शन 9 का। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। लेकिन ये गुड फेथ आपको प्रूव करना पड़ेगा। गुड फेथ का सिंपली मतलब क्या होता है? दैट यू आर केयरफुल, ड्यू केयर एंड कॉशन, यू हैव एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड कॉशन, राइट। सो नो सूट, यानी सिविल केस भी नहीं हो सकता कि डैमेजेस आप क्लेम करने लगो उनसे, राइट। सूट भी फाइल नहीं हो सकता है और प्रोसिक्यूशन भी, क्रिमिनल लॉ में भी नहीं आ सकते आप। कोई भी और तरीके की प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती है, यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती हैं, राइट। शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ सच गवर्नमेंट्स which in good faith done or intended to be done under this act for anything। कुछ भी वो कर रहे हो इस एक्ट के अंडर, ठीक है, गुड फेथ में किया हो, तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है, ना स्टेट गवर्नमेंट लायबल है, ना ही उनका कोई ऑफिसर लायबल, राइट। चाहे वो सिविल लाइबिलिटी हो, चाहे क्रिमिनल लाइबिलिटी हो, या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई केस हो। ठीक है, क्लियर? सेक्शन 9 क्लियर? ऑनलाइन पीपल टेल मी। ऑफलाइन को तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ क्लियर है इनको। ठीक है, लास्ट सेक्शन
पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स। अपॉइंट कौन करता है सर्च और सीज करने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट करती है। देखो लेकिन रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये चीज़ याद रखना। ठीक है, प्रीलिम्स में अक्सर फिर कंफ्यूजन हो जाती है, सेंट्रल लगाएं या स्टेट लगाएं। तो रूल मेकिंग की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोग कर स्टेट गवर्नमेंट। और उसका क्यों रीज़न है उसमें, देखो रीज़न भी वहीं छुपा हुआ है, क्योंकि उसकी टेरिटोरियल लिमिटेशंस होती हैं, तो स्टेट ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएगी उसको। ठीक है, ठीक है, चलो। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर्च और सीजर के रिगार्डिंग भी कर सकते हो, या किसी भी अदर मैटर के लिए। ठीक है, सर्च और सीजर के लिए भी कर सकते हो, या किसी भी और अदर मैटर के लिए एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पब्लिश द रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट, राइट। लेकिन देखो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा ना फ्री हैंड दे देंगे भाई, कहीं ना कहीं उन पर भी तो चेक लगाएंगे, राइट। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली वी ऑल आर गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर शुड नॉट बी एन आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो उन पे भी फिर चेक लगाना पड़ेगा। तो उन पे हमने चेक लगाने का तरीका क्या निकाला कि चलो ठीक है, आप अमेंडमेंट के थ्रू मत लाइए, ठीक है, हम आप अपनी तरफ से वो अमेंडमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप रूल्स वगैरह बनाइए, बट द रूल्स हैव टू बी टेबल्ड बिफोर द लेजिस्लेचर, ताकि उस पर डिस्कशन हो सके या फिर मॉडिफिकेशंस उसमें सजेशंस हो सकें, राइट। देखो पढ़ो इसको। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, मैंडेटरी है। शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों, वाइल इट इज इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिन का वो सेशन होना चाहिए। ठीक है, विच मे बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और 2 और मोर सक्सेसिव, इसको छोड़ दीजिए आप, टोटल 30 आना चाहिए। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली सक्सेसिव, टोटल मिला के उनके पास 30 दिन हो जाए। ठीक है, एक्सपायरी से पहले आपने प्रेजेंट कर दिया और मिलने के बाद भी आपने टोटल उनको 30 दिन दे दिए। ठीक है, बोथ हाउसेज अग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल, अगर वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो फिर वो रूल इफेक्टिव तभी होगा जब आप उस मॉडिफिकेशन को लागू कर देते हैं, या फिर वो उसको पूरी तरीके से एनल भी कर सकते हैं, राइट। सो इट इज, पहले हम किसकी पावर चेक कर रहे थे? उस ऑफिसर की जो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम किसकी पावर को पे चेक लगा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज ऑल्सो अ चेक ऑन द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट? एग्जीक्यूटिव इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू whom? लेजिस्लेचर को ही तो रिस्पॉन्सिबल होती है ना, लोकसभा, राइट। चेक ऑन दी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है ये। ठीक है, नाउ दिस वाज द टेक्स्ट ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा एक्ट है और बहुत मीनिंगफुल एक्ट है। हाँ, खत्म भी हो गया, बड़ी खुशी हो रही है आपको। ठीक, एक एक्ट, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, एक एक्ट खत्म हो गया। छोटा ही है तो इसका। एक बात बस यही है, फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखिए, फंडामेंटल्स क्लियर होते ही सब बातें अच्छे से समझ में आती हैं, राइट। जो बात नहीं लिखी हुई है ना वो भी समझ में आती है अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो। ठीक है, अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कुछ अच्छे केसेस। ठीक है, चलो पहले केस का नाम लिखो। फर्स्ट केस इज A weak Sarkar versus State of West Bengal. AVEEK, A weak Sarkar versus State of West Bengal.
ठीक है, चलो ठीक है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है और लैंडमार्क है ये। ईयर तो आप खुद, जो कि मेरे पास होगा इसमें ईयर नहीं, ईयर मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऑब्सनिटी के रिगार्डिंग दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, देन विल राइट अबाउट इट। सर डज अग्री हेयर मीन सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, डज अग्री हेयर मीन, हाँ हाँ उसमें लिखा हुआ है ना, स्पेशल मेजॉरिटी लिखा होता नहीं तो देखो एक्ट में सेक्शन 10 में जो लास्ट प्रोविजन है उसमें देखो कुछ स्पेशल मेजॉरिटी की बात हुई है क्या? नहीं हुई ना, तो इट इज सिंपल मेजॉरिटी, व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड इट इज केस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, नहीं है ना, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लिखा हुआ, सिंपल मेजॉरिटी है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ टेनिस के दो प्लेयर्स थे, उन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया and people have different ways of protesting against things or making their opinions felt, right? So one of the ways is in foreign countries that we often see is they either paint nude or destroy pictures or they click their own pictures, कुछ वो context वैसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक तरीके से वॉइस रेज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कोई भी बड़ा स्टार होगा, जैसे ही उसकी ये खबर आएगी कि न्यूड फोटोशूट हो गया, सो पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट, राइट। और जिस आइडिया को वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, उस आइडिया को फिर अटेंशन मिल जाती है, राइट। सो उस पिक्चर भले ही न्यूड थी, लेकिन उसका कंटेक्स्ट क्या था, टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ताकि वो लोग पढ़ें उसके बारे में, आए वहाँ पर, राइट। उन्होंने फोटोशूट करा लिया, तो एक फॉरेन मैगजीन ने, जर्मन मैगजीन ने उसको पब्लिश कर दिया, फिर उस जर्मन मैगजीन से लेकर के यहाँ वाले एक स्पोर्ट्स मैगजीन ने उसको पब्लिश कर दिया है, और पब्लिश करने के बाद एक लोकल हिंदी मैगजीन ने भी उसको पब्लिश कर दिया, पकड़ा गया हिंदी मैगजीन वाला राइट, ठीक है। उसको पकड़ करके वो बोले कि भाई तुम व्हाट यू आर डूइंग इज इनडिसेंट, राइट, इट इज ऑब्सीन, राइट। सो कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है इसमें, दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज न्यूड विल नॉट बी ऑब्सीन, न्यूडिटी इटसेल्फ कैन नॉट बी द टेस्ट, राइट। यू हैव टू एग्जामिन न्यूडिटी इन द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज डन, राइट। द एक्ट ऑफ न्यूडिटी हैज टू बी एनालाइज्ड in the context it has happened. So the context was to attract or to raise the awareness regarding discrimination, right? So it is a public purpose, right? और हमने क्या पढ़ा था, public purpose outweighs private interest, right? तो वहाँ पर indecent representation of women नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जो बात कही है कोर्ट ने कि आप जब भी इन प्रोविजंस को लगाएं तो कंटेक्चुअली लगाएं, इंडिसेंट की डेफिनेशन को जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कंटेक्चुअली लगाएं, क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है, दिखाई गई है, बनाई गई है, सुनवाई गई है, ठीक है। उस कंटेक्स्ट को आप देख लें पहले, क्योंकि हम अगर आइसोलेशन में कोई भी बात एनालाइज करते हैं तो हो सकता है हमें बुरी लग जाए, लेकिन अगर हमें कंटेक्स्ट पता होगा तो हो सकता है कि अरे हाँ यार क्या बात बोली है सर आप, ठीक है, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा आ जाए समझ में, ठीक है। लिखो इसको, इस केस को लिखते हैं, फिर एक और केस मैं आपको बताता हूं। द केस रिवॉल्व्स अराउंड publication of a photograph, publication of a photograph revolves around
लिखा, publication of photograph in a German magazine, which featured a renowned tennis player, posing nude with his fiancée. Full stop. This photograph was intended to protest against discrimination. This photograph was intended to protest against discrimination. Full stop. It was reproduced in Indian magazine. It was reproduced in Indian magazine Sports World, and later in Anand Bazar Patrika. Full stop. A lawyer from Kolkata filed a complaint arguing that the photograph was obscene and would corrupt the minds of the youth. Next paragraph. Change the paragraph. The Supreme Court quashed the proceedings. Full stop. It observed that the concept of obscenity must be evaluated in the context of contemporary community standards. Full stop. The court also emphasized that a picture or article should not be deemed obscene merely because it depicts nudity. Write down another case. एक और केस लिखिए. Vinay Mohan Sharma versus Delhi administration. Vinay Mohan Sharma
शर्मा जी की बात सुनना तुम अभी, बढ़िया है। विनय मोहन शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। विनय मोहन शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके भी फैक्ट्स कुछ कुछ सिमिलर हैं, राइट। द पर्सन कंसर्न्ड वाज circulating a magazine, right, and that magazine contained some nude pictures. So when he was booked for indecent representation, he told the court that his magazine is meant only for the elite members of the society. And my work or this magazine has to be viewed in that light, because elite members of the society has a different viewpoint concerning nudity. तो जितनी जल्दी बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे या उनका माइंड करप्ट हो जाएगा, दूसरे लोगों का उतना नहीं होगा जिनके लिए ये मैगजीन मैं बना रहा हूँ, राइट। सो अ गुड आर्ग्यूमेंट और अ फुलिश आर्ग्यूमेंट? मजेदार तो है, लेकिन गुड है, गुड और फुलिश है, क्या है बताओ? फुलिश? आप लोग बताइए, गुड और फुलिशनेस पे पता लगेगा, गुडनेस और फुलिश। गुड इट इज। ओके, एक और एडिशनल फैक्ट इसमें मैं आपको बता देता हूँ। द मैगजीन ओनली कैरीड, जिन फोटोज़ की बात हो रही थी वो सिर्फ फोटोज़ ही थी, मतलब देयर वाज नो कंटेक्स्ट, नथिंग, कोई रीडिंग मटेरियल उससे रिलेटेड नहीं था उस मैगजीन में, कोई कहानी नहीं थी, कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट बेयर सिंपल न्यूड फोटोज़, राइट। सो कोर्ट ने ये बोला, पहली चीज़ तो भाई आपने कंटेक्स्ट इसका कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम कंटेक्स्ट क्या कैसे एनालाइज करें, सीधा पिक्चर आपने डाल दी है, इसकी कोई सर पैर नहीं है, इट इज़ सिंपली प्रमोटिंग न्यूडिटी, राइट। ऑल्सो दिस आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस कि ये सिर्फ एलीट मेंबर्स के लिए अवेलेबल है और एलीट को ही मैं बेचता हूँ। हाउ विल यू कीप अ चेक ऑन दिस, राइट। समबडी विद 100 रुपी नोट वो एलीट की तरह बिहेव करके आपकी दुकान से ले नहीं जाएगा इसको, और एलीट भी तो दूसरों को दे देगा, वो भी तो चांसेस हैं, राइट। सो डिसमिनेशन के चांसेस फिर भी बहुत ज़्यादा है, आपका चाहे कुछ भी पर्पज़ हो। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली द, इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द elite members of the society. Yes, there is a likelihood. Yes, there is a there should be a likelihood, right? ठीक है। जिन्होंने गुड इट इज लिखा था अब कह रहे फुलिश नाउ। ठीक है, जैसा जैसा आपको ठीक लगे लिखिए इस केस के बारे में। विनय मोहन शर्मा, Vinay Mohan Sharma, the editor and publisher of a magazine, the editor and publisher of a magazine was prosecuted under Indecent Representation of Women Act, was prosecuted under Indecent Representation of Women Act. एक सेकेंड, हाँ, Indecent Representation of Women Act लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ। He argued that the magazine was intended
he argued that the magazine was intended for a broad-minded elite audience, for a broad-minded elite audience, and was not meant for general public, and was not meant for general public. Full stop. Full stop. He claimed that the photographs could not be deemed obscene. He claimed that the photographs could not be deemed obscene merely because they depicted nude women. Obscene merely because they depicted nude women. Full stop. He argued that the contents of magazine should be viewed in the context of its intended readership. Contents of the magazine should be viewed in the context of its intended readership. Its intended readership. Change the paragraph. Change the paragraph. The court found that the magazine contained numerous repetitive photographs. The magazine contained numerous repetitive photographs of nude women without any literary or artistic merit. Full stop. Thereby it was more towards obscenity and pornography. Thereby it was more towards obscenity and pornography. Full stop. The court also did not accept the argument as to readership. ठीक है, एक और लास्ट केस लिख लो. देवीदास रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देवीदास रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, इसमें एक पोएम से रिलेटेड केस था, गांधी मला भेटला. मराठी, गांधी मला भेटला. ठीक है, इसका मतलब ये है जब मैं गांधी से मिला. ठीक है, भेटला.
So in this particular poem, there were some things which were which rendered it obscene. So basically, this case is important for understanding that there is freedom of speech and expression, but that freedom of speech and expression has to be exercised reasonably, right? तो उसी के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस इस केस में दी गई थी. कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, गांधी जी ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी रिनाउंड हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, राइट. उनके बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी बोलता है तो ज़्यादा हो जाता है वो, ठीक है. तो थोड़ा देख करके, और ऑब्सीन था, मतलब कुछ कुछ पोएम्स के कुछ पैरास थे जो ऑब्सीन थे, राइट. सो प्लीज़ राइट डाउन. हम लिखेंगे इसको उस कंटेक्स्ट में, फंडामेंटल राइट्स और लिमिटेशंस के कंटेक्स्ट में, ठीक है. लिखो. उसमें लड़कियों का जिक्र था ना. बेसिकली इट हैड कनेक्शन विद द फैक्ट ऑफ हिज सेलिबेसी. तो उस सेलिबेसी के अराउंड तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हैं भी, राइट. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में था, ठीक है. तो गांधी एज अ वुमेन नहीं लिखा था उन्होंने, उनसे रिलेटेड जो बातें लिखी तो वो इंडिसेंट हो सकती रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है. लिखो. द सुप्रीम कोर्ट while holding the poem write down this name, Gandhi Mala Bhetla. While holding the poem Gandhi Mala Bhetla, write in brackets, I met Gandhi. While holding the poem obscene emphasized that freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) is not absolute, full stop. It must be balanced with interests of decency and morality. It must be balanced with interests of decency and morality as provided under Article 19 Clause 2. As provided under Article 19 Clause 2 of our Constitution. It was observed that creativity does not extend to the use of obscene language. That's all concerning Indecent Representation of Women Act, right. I hope you have understood. Please revise, right. अच्छे से इसको अच्छे से बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा. You are familiar with the terms now, you are familiar with the provisions, also with the landmark cases. This much will be sufficient for any exam, ठीक है. Okay then.